मैं दीपा पांडे, ब्रह्मा IAS के बिहाफ पे हम लोग अभी अपना इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन इकॉनमी। और इंडियन इकॉनमी हम शुरू करेंगे NCERT के चैप्टर से, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि NCERT के चैप्टर्स आपके बेस फॉर्मेशन में बहुत स्ट्रांगली हेल्प करते हैं और बहुत स्ट्रांगली नीडेड भी हैं। हेल्प तो करते ही हैं और आपको नीडेड भी हैं, ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, आज शुरू करेंगे क्लास 9th की NCERT। और देखो बेटा, NCERT हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि बेसिक फॉर्मेशन हो जाएगा, आपका फाउंडेशन डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद से हम अप्लाइड को कनेक्ट करके अपनी इंडियन इकोनॉमी पे आ जाएंगे। हमारी जो टेक्स्ट बुक है इंडियन इकोनॉमी की, उस पर हम आ जाएंगे, अपने नोट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लास 9th में कौन कौन से चैप्टर्स आने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं, और उनकी रेलिवेंसी क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंडियन इकोनॉमी में हमारे क्यों ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है आपका स्टोरी ऑफ पालमपुर, द स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर क्या है आपको पता है? पालमपुर एक, अच्छा हाँ, एक कल भी मैंने बताया था आपको, मेरे हर लेक्चर में हम लोग 2-3 चीज़ें रिपीट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहली बात क्या है कि हमको अपना सिलेबस हमेशा देखते रहना है। दूसरी बात क्या है, सेकेंडली क्या है, सेकेंडली हमारा ये है कि हमारा जो भी लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको हमको सॉल्व करते रहना है। और तीसरी बात हमारे संग में क्या हो रही है कि हम एक पैराग्राफ ही लिखेंगे, लेकिन मेंस के अकॉर्डिंग हम लिखते चलेंगे, ठीक है। बाकी तो तैयारी के दौरान आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट होती जाती है, ठीक है, लेकिन PT और मेंस के लिए ये 2 काम करना है। तो क्लास 9th के का जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 9th इकोनॉमी, आपको पता है यहीं से शुरू भी होता है इकोनॉमिक्स। जो क्लास 9th इकोनॉमिक्स, सॉरी, हाँ, क्लास 9th से ही आपका इकोनॉमिक्स शुरू भी होता है। NCERT या क्लास 9th से ही इकोनॉमिक्स शुरू करती है। और क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर क्या हो रहा है? द विलेज ऑफ पालमपुर, द विलेज ऑफ, स्टोरी ऑफ पालमपुर। पालमपुर क्या है? सॉरी, पालमपुर क्या है? PALAMPUR। पालमपुर क्या है बेटा? पालमपुर एक विलेज है, पालमपुर एक विलेज है, एक गांव है। देखो, समझने की कोशिश करो, इंडियन इकोनॉमी की शुरुआत में ही हम सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ते हैं वो विलेज पे पढ़ते हैं, गांव पे पढ़ते हैं। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उस माहौल में या उस परिवेश में नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्यों समझने की कोशिश करते हैं? कभी दिमाग से सोचा है? कभी बैठ के सोचे हो कि ये पहला चैप्टर हमारा द स्टोरी ऑफ पालमपुर ही क्यों है? विलेज इकॉनमी को ही हम जानने क्यों चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज भी हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन कहाँ डिपेंडेंट है? हमारी कृषि पे ही डिपेंडेंट है। आज भी हमारे GDP का एक स्ट्रॉन्ग, एक वैल्यूएबल जो हमारा फेवर है वो हमारी एग्रीकल्चर से ही है, कृषि से ही है, ठीक है। भारत एक, आप जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते होंगे या कृषि के बारे में पढ़ते होंगे तो आप देखते हैं कि भारत एक कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश इसको क्यों बोलते हैं? एक तो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन, मोर देन 50% पॉपुलेशन हमारी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। दूसरी, एग्रीकल्चर के लिए हमारे वहाँ जो माहौल है ना वो प्रेफरेबल है। क्या है? क्लाइमेट देखो, है ना, इतनी फेवरेबल क्लाइमेट कि आपकी रबी की फसल भी हो जाए, आपकी खरीफ की फसल भी हो जाए, आपकी जायद की फसल भी हो जाए, तीनों तरीके की फसल आपकी हो सकती है एक साल में
3 तरीके की फसल हम उगा सकते हैं। गर्मी आ रहा है, जाड़ा आ रहा है, मॉनसून हो रहा है, स्प्रिंग हो रहा है, हर तरीके का मौसम हो रहा है, ठीक है। पहली बात यह। दूसरा क्या होता है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो क्लाइमेट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है हमारी कृषि के लिए। तीसरी बात क्या होता है, द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, इतना लार्ज एक्सटेंडेड पॉपुलेशन है हमारा। और कृषि में क्या होता है, कृषि में सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में। इन दोनों जगह पे किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ह्यूमन बीइंग की, हाँ, ह्यूमन रिसोर्स की। तो ये 3-4 फेवरेबल कंडीशंस हैं जिनके कारण हमारे वहाँ, और परंपरागत रूप से आप देखिए हमारे वहाँ पॉपुलेशन का जो बसना हुआ वो कृषि के आधार पे ही हुआ। नदियाँ हैं, हाँ, हमारी माउंटेन से आती हुई नदियाँ हैं, और वास्ट लैंड है, फर्टाइल लैंड है, और हमारे परंपरागत रूप से ये हमारा व्यवसाय सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो पालमपुर के बारे में हम पढ़ेंगे। इस गांव की क्या खासियत है, कमोबेश हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में या भारतीय आर्थिक तंत्र में जिस तरीके के गांव देखने को मिलते हैं, भारत जैसे देश में जिस तरीके के गांव देखने को मिलते हैं, वैसा ही गांव है आपका पालमपुर। पालमपुर में थोड़ा मोड़ा हम लोग देख सकते हैं। एक इंट्रोडक्टरी हो जाए इस चैप्टर का खाली। पालमपुर में क्या है, पालमपुर में आपकी जनसंख्या 550 के आसपास बताई गई है। उसके बाद से ये बताते हैं कि जो मेजर पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड क्लास की है, जो 80% के आसपास जो 80 जो आपके लोग हैं, 80 परिवार जो हैं वो आपका अपर क्लास है, जिसके पास लैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा है। मतलब ये रिच ही हुआ करते हैं। आप देखते हैं हर जगह गांव में यही व्यवस्था है, हर जगह देख रहे हैं ना। और पालमपुर ना मिश्रित टाइप का है। पालमपुर ना तो बहुत ही विदर्भ के किसानों की व्यथा कहता है, और न ही हरियाणा और चंडीगढ़ के एकदम संभ्रांत किसानों की कथा बताता है। ये एक एवरेज गांव की कल्पना करता है भारत के। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन दोनों तरीके के हैं, थोड़ा सा मैकेनिकल भी है, थोड़ा सा ट्रेडिशनल भी है, जैसे बुलक कार्ट वगैरह भी है, ट्रैक्टर्स वगैरह भी चलते हैं। दूसरा क्या बताते हैं कि ये 1 और 2 गांव को आपस में जोड़ते हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक गांव से दूसरा सामान दूसरी गांव जाता है, और वहाँ से सामान यहाँ आता है। फिर ये बताते हैं कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे भी लागू होते हैं। ऑब्वियसली कहीं भी उत्पादन की प्रक्रिया होगी तो उसमें जो फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं उनकी तो बात होगी ही, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें, फिक्स्ड कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद से ये यहाँ पे 2 स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय है, और यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। आपस में मिलजुल के रहते हैं। अधिकतर लोग कृषि करते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ भी देखने को मिलता है। और कृषि के साथ साथ जो कनेक्टेड व्यवसाय हैं वो भी करते हैं, जैसे फिशरीज़ करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के उत्पादन का काम करते हैं। वो सारी जो अलाइन हैं उसके संग में वो सारी व्यवस्था भी यहाँ पे चल रही है। तो कुल मिला के पालमपुर, अच्छा हाँ, पालमपुर में कृषि के बारे में बताया गया है कि पालमपुर में ये हाइपोथेटिकल विलेज जो है ये 60s के ड्यूरेशन का है। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया है, और ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से क्या होता है, हाई यील्डिंग सीड्स आती हैं, ठीक है, हाई यील्डिंग सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स आती हैं। और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फ़ायदा क्या होता है, कम समय में अधिकतम उत्पादन होता है। चूँकि देखो 60s के टाइम में ना, अभी जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को बहुत ही थॉरली पढ़ेंगे, क्योंकि भाई देखो, एक मैं बताई ना कि आप किताब पढ़ के सिविल को निकाल सकते हैं,
लेकिन अगर उसको उसका मनन करेंगे, उसका चिंतन करेंगे और उसको ना अपने विचार में उतारेंगे, अपने थॉट्स में उतारेंगे, जब उस समस्या में आप एक बार अपने आप को पूरा ढाल लेते हैं तो उस समस्या का समाधान आप ढूंढने लगेंगे। और आपका काम यही है। सिविल सर्विसेज में आपसे क्या डिमांड की जाती है, सर्वेंट से क्या डिमांड की जाती है? यू शुड हैव द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एनी हाउ, in any circumstances you should have the solution of the problem। तो solution कब तक नहीं आएगा? जब तक आप उस समस्या को समझेंगे नहीं। तो जब हम लोग कृषि पढ़ेंगे तो बहुत थॉरली पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1960s का दशक आते आते आप जानते हैं 45, अभी हम लोग सारा कुछ पढ़ेंगे कि 47 में हमारा जब हम फ्री हुए हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या थी, है ना। आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर को देखेंगे, इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, किस तरीके से धाराशाही हुए थे। ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से हमको पूरा ख़त्म किया था, हमारी रूट्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया था। इंडियन एग्रीकल्चर में पता है बेटा, ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ा काम क्या किया था, सबसे गंदा वाला काम क्या किया था? हमारा जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न था, ट्रेडिशनल क्रॉपिंग, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी आपको, है ना। जो हमारा ट्रेडिशनल क्रॉपिंग पैटर्न था उसको इन्होंने ब्रेक कर दिया था। कैसे ब्रेक किया था? इन्होंने क्या किया कि हम देखो पहले क्या करते थे, हम फूड क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे, फूड क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे और हमारा बड़ा सीधा साधा सा हिसाब किताब था। हम साल भर अपना फसल करते थे, बाटा रखते थे, जिनके पास चावल नहीं है वहाँ चावल पहुँचता था, जिनके पास गेहूँ नहीं है, इस तरीके से हम एक्सचेंज करके, और हमारा बहुत मस्त सा हिसाब किताब चलता रहता था। और हम क्या करते थे, जो कुछ हमारा बच रहा है थोड़ा सा हम सेल भी करते थे, उसके बाद से थोड़ा सा हम बचा के रखते थे अगली साल के बीज के लिए। अब पूरे साल का हमारे पास क्रॉप हुआ करता था। तो हम फूड क्रॉप प्रोडक्शन करते थे। फूड क्रॉप में हम क्या करते थे, अपनी खाने की वस्तुएं जो हमारे विचार में जो हमारे सेहत के लिए अच्छी हुआ करती थी उनका हम उत्पादन करते थे। ब्रिटिशर्स ने आके इसको ब्रेक किया है और बेटा इसको इन्होंने टर्न कर दिया है। किससे टर्न किया? इन्होंने इसको टर्न कर दिया है कैश क्रॉप से। किससे टर्न किया इसको? सॉरी आई फॉरगॉट, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, बेचो कमाओ, सारा उठा के बेच दो और कमाओ, यही हमारी अर्थव्यवस्था का हाल हो गया था। ठीक है, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से हाई यील्डिंग सीड्स है, प्रोडक्शन बढ़ा। हाई यील्डिंग सीड्स की कुछ खासियत थी, कुछ नुकसान थे। हाई यील्डिंग सीड्स की खासियत क्या थी? कम समय में बहुत अच्छा उत्पादन हो जाता था, लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि ये बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर, ये जो सीड्स होते हैं ना, इनको कुछ नीडेड होती है। क्या होता है? इनको फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और वाटर, ये तीनों बहुत अधिक मात्रा में चाहिए होता है। तो अगर फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पड़ रहा है तो हर किसान इसको बेयर नहीं कर सकता। जिसके पास पैसा है, जो धनाढ्य है, वो यूज़ करेंगे। दूसरी बात, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है भाई, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। फिर उसके बाद से हमारा अंडरग्राउंड वाटर, इरिगेशन के लिए इट नीड्स लॉट्स ऑफ वाटर। तो हमारा ट्यूबवेल के थ्रू जो अंडरग्राउंड वाटर भी हमारा तल बहुत नीचे जाने लगा, कहीं ना कहीं वो भी खतरे में आ गया। तो ये सारी चीज़ें इसके नुकसान थे। दूसरा नुकसान इसका क्या था? हाई यील्डिंग सीड्स का, या जो भी हरित क्रांति हुई थी, इसका दूसरा नुकसान क्या हुआ था? इसका दूसरा नुकसान ये हुआ था कि ये जैसे हरियाणा है, पंजाब है, हर किसान इक्वली डेवलप नहीं किया था। जो फार्मर्स थे उनके बीच में बड़ा अनइवन गैप हो गया, रिच होते गए और पुअर होते गए। ठीक है, फ़ायदा तो हुआ, फ़ायदा तो ये हुआ कि भाई उस समय हम कभी अमेरिका से मांगते थे, कभी किसी से मांगते थे, और वो तमाम तरीके की शर्तें हमारे ऊपर रखते थे। हम लोग सब कुछ अभी कृषि में पढ़ेंगे, जब हरित क्रांति पढ़ेंगे तो हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत रोचक चैप्टर है ये। तो हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो उस समय के कंपैरेटिवली
हमारे पास उत्पादन फूड ग्रेन्स का इतना होने लगा था कि वी बिकेम द एक्सपोर्टर्स। ठीक, हम आयातक से निर्यातक के श्रेणी में आ गए। ठीक है, तो ये एक फ़ायदा हुआ। चलो, फिर पालमपुर में क्या है, पालमपुर के विलेज में अभी इंट्रोडक्टरी है, इतना हम समझ के चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे हम आते हैं पीपल एज रिसोर्स। अब सोचो, हमारे एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स में पीपल एज अ रिसोर्स क्यों आया? आपको पता है, सारा कुछ बना हुआ है। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, मेरे पास बहुत जो भी नॉलेज है मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप एक बात बताओ, अगर मैं ना होती या शिक्षक नहीं होते तो इतना ज़्यादा जो नॉलेज को डिलीवर करना होता है, ये क्या संभव हो पाता? ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का आप सीधा सा एग्जाम्पल देखेंगे, पीपल एज अ रिसोर्स रखा गया क्योंकि भाई भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। भारत की जनसंख्या, वी आर द मोस्टली पॉपुलेटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंड द सेकेंड वन, वी आर द यंगेस्ट, मोस्ट यंग पॉपुलेशन हमारे वहाँ है। उत्पादक अगर इसको रिसोर्स के फॉर्म में डेवलप कर देते हैं तो हमारे वहाँ उत्पादन की प्रक्रिया बहुत ही तेज हो जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमन एज ए रिसोर्स क्यों रखा गया कि भाई अब हमको ये समझना है, ठीक है कृषि हो गई, लेकिन अगर हमारे पास जो जनसंख्या है उसको हम प्रॉपरली एक्सप्लोर करें, उसको हम प्रॉपर ट्रेनिंग दें, उसको हम प्रॉपर एडुकेशन दें, उसको हम प्रॉपर हेल्थ दें, तो उसके उत्पादन, उसकी जो उत्पादकता होती है, उसका जो आउटपुट होता है वो बहुत इन्हांस कर जाएगा। ये आपके लिए भी है। आप अपनी प्रिपरेशन में, आप अपने प्रिपरेशन में हेल्थ को सबसे ऊपर रखेंगे। इफ़ यू आर हेल्दी देन ओनली यू आर वेल्दी। ठीक है, अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो आप वेल्दी नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में बेटा प्राणायाम है, योगा है, अच्छी डाइट है, ये सारी चीज़ें रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो पीपल एज ए रिसोर्स में जो टॉपिक है, इसमें क्या करना है, एक मिनट मैं बताती हूँ आपको। हाँ, पीपल एज ए रिसोर्स जो टॉपिक है, पीपल एज ए रिसोर्स जो टॉपिक है, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ चीज़ें देखनी है। इसमें बताया जाता है कि ह्यूमन एक रिसोर्स होता है ना, कैपिटल होता है, मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, पूंजी होता है, मतलब पैसा होता है, और ह्यूमन होता है। इन सारे वर्ल्ड में जितने रिसोर्सेज हैं उनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा है? ह्यूमन है, मानव है। क्यों मानव सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है? आप दो एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। ठीक है, अब जापान को देख रहे हैं, जापान की लोकेशन देखिए, एक ओशन के बीच में ऐसे लटका हुआ सा देश है, और ऐसा प्रोन एरिया है जहाँ पे हमेशा वोल्केनोज इरप्शन, वहाँ पे अर्थक्वेक, ये सब होता रहता है। तीसरी खासियत क्या बता दूँ आपकी, हिरोशिमा नागासाकी वर्ल्ड वॉर 2 में जापान को पूरा ख़त्म कर दिया गया था, बट स्टिल जापान इज़ द वन among 5 डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। कभी सोचा है कैसे है? कोई प्राकृतिक कुछ है ही नहीं, उसके पास प्राकृतिक संसाधन के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नेचुरल रिसोर्स नहीं है। क्या है? मच्छी है, मच्छी, ओनली फिशेस। ठीक है, अपने ह्यूमन बीइंग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है जापान ने, इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, कैसे? उसको एडुकेट करके, गुड हेल्थ की ट्रेनिंग देके, डिसिप्लिन करके, स्किल डेवलपमेंट करके, ये सारी चीज़ें करके आज जापान वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस में शामिल है। पांचों के बीच में एक देश है, और जापान की पॉपुलेशन भी कोई ख़ास नहीं है, फिर भी जापान की वहाँ का डिसिप्लिन देखेंगे। देखो, कभी ना पढ़ाई से इतर भी कोई किताब उठा के देख लेनी चाहिए, वो आपको बहुत, जापान की स्टोरी पढ़ो, आप जापान के बारे में पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तब समझ में आएगा। हालांकि उसका, उस डिसिप्लिन का, उस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का कुछ खामियाजा भी है,
अभी जापान में बहुत ज़्यादा बर्थ कंट्रोल हो गया है, अभी जापान में थोड़ा सा सुसाइडल केसेस भी हो रहे हैं, बट स्टिल अगर उसके पॉजिटिव फ्रेम की तरफ देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग को इतना स्ट्रांगली एक्सप्लोर किया गया है कि जापान मोस्टली डेवलप्ड में है। दूसरा एग्जाम्पल देख लो आप अपना ये झारखंड का एरिया, झारखंड और मध्य झारखंड और उससे अलाइन है मध्य प्रदेश से, अभी छत्तीसगढ़, कुछ इलाके देख लो, वहाँ रिच नेचुरल रिसोर्स हैं, बहुत बढ़िया खदान है वहाँ पे, लेकिन वहाँ की गरीबी देखी है कभी? क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पे कैपेबल नहीं है उन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के। तो तमाम रिसोर्सेज पड़ी रहे आपकी, सारे नेचुरल रिसोर्सेज पड़ी रह जाएंगी बेटा, अगर ह्यूमन रिसोर्स पावरफुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, लर्नेड नहीं है, स्किल नहीं है, तो वहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चैप्टर में क्या कहा गया है? इस चैप्टर में दो तरीके का पॉपुलेशन बताया गया है, एक लायबल और दूसरा एसेट। लायबल पॉपुलेशन क्या होता है? लायबल पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन जो आश्रित है, आश्रित जनसंख्या जिसको बोलते हैं। ठीक है, देखो अगर एज वाइज देखोगे तो जो वर्किंग पॉपुलेशन होता है, वर्किंग पॉपुलेशन वो क्या होता है? 15 प्लस टू 60 ईयर्स। 15 से ऊपर और 60 के बीच में जो पॉपुलेशन होती है उसको वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये उत्पादक पॉपुलेशन हो सकती है। तो लायबल पॉपुलेशन क्या है? ये पॉपुलेशन, ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, अगर ये आश्रित जनसंख्या है, मतलब एम्प्लॉयड नहीं है, हाँ, इसका कोई आउटपुट नहीं है, इसका कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इसका कोई अगर पार्टिसिपेशन नहीं है, if they are not earning, they are the liable, population for the parents। ठीक है, अपने पेरेंट्स पे ये लाइबल होते हैं। एसेट क्या बोलते हैं? एसेट मतलब होता है धन। धन क्या होता है? जो जिसका कोई वैल्यू है, मूल्य है। मूल्य कैसे होता है? आपकी जो अर्निंग है। ठीक है, तो एसेट, जितनी ही पॉपुलेशन एसेट होगी, अब देखो इस समय हमारे पास कितनी ज़्यादा जनसंख्या है ना, अगर हम उसको एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा? हमारा डेवलपमेंट रेट बहुत तेज हो जाएगा। तो एसेट कैसे हो सकता है? एसेट कैसे हो सकता है भाई? लायबल तो चलो ठीक है, एसेट होगा 3 तरीके से, गुड हेल्थ, एडुकेशन और ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट। ठीक, क्या हो रहा है? वर्किंग पॉपुलेशन। अब एसेट कैसे बनाएंगे? गुड हेल्थ, सबसे ज़रूरी होता है आपका अच्छा सेहत होना। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, आपने बहुत पढ़ाई की है, साल भर की तैयारी की और सब कुछ किया, और एग्जामिनेशन टाइम में तबीयत खराब हो गई, फीवर हो गया, पर्टिकुलर डे आपका परफॉर्मेंस हिट कर जाएगा। ठीक है, ड्रॉप कर जाएगा। तो इसलिए गुड हेल्थ, आप बहुत 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 मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपके अंदर एक फियर है, एग्जामिनेशन टाइम में आप स्केयर्ड फील करते हो, हाँ क्या होगा, कितने मार्क्स आएंगे, मेरा होगा कि नहीं होगा, ब्रेन चैलेंज। ठीक है, गुड हेल्थ। तो अगर दी हुई जनसंख्या की सेहत अच्छी हो तो ऑब्वियसली उसका उत्पादन बढ़ता है। एक किसान को ले लो, एक किसान अगर स्वस्थ है तो वो ज़्यादा श्रम करेगा, उसकी उत्पादकता उतनी ही अच्छी हो गई। किसी इंडस्ट्री में कोई टेक्नोलॉजिकल जो काम करते हैं, किसी भी काम को अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आपकी उत्पादकता पे उसका बहुत ही पॉजिटिव असर होता है। दूसरा क्या होता है? एडुकेशन। अच्छी सेहत हो गई,
बच्चा शुरू से अच्छा खा रहा है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें कैलोरी डाइट वगैरह देखेंगे। फिर बहुत बृहद है ये चैप्टर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है, एडुकेशन, शिक्षा। अच्छी सेहत के बाद से आप क्या करेंगे, अगर व्यक्ति को, अपनी जनसंख्या को, अपने जनमानस को आप शिक्षित कर देते हैं तो क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है, वो वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपके जीडीपी में इसका बहुत ही खास असर दिखता है, नेशनल इनकम बढ़ता है, और फिर देश डेवलप करता जाता है। ठीक है, लगातार डेवलप करता जाता है। तीसरा क्या होता है, ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट। देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि हर कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, फ्ला डिका पढ़ के हर कोई वो काम नहीं कर सकता। अगर आप फार्मर ही हैं, अगर आप रिक्शा पुल कर रहे हैं, आपके अंदर स्किल है, और अगर आप ट्रेंड हैं, आप इंडियन ओल्ड वर्जन में चले जाओ भारत के, तो क्या होता था, आपके कारपेंटर्स हुआ करते थे, आपके बहुत सारे किसान हुआ करते थे, और मतलब किसानों की ये स्थिति होती थी ना बेटा, दे वर सो क्लोज टू नेचर। मैं देखती थी, मैंने कई बार सुना है कि जो सूरज कैसे कैसे ऊपर चढ़ रहा है, वो टाइम बता देते थे कि क्या टाइम होने वाला है। फिर बारिश होने वाली है, पूर्वा हवा चल रही है, पछुआ हवा चल रही है। आज भी जो बच्चे किसान घर से संबंधित होंगे उनको पता होगा। तो अब हाइल्डिंग सीड्स आ गई, प्रोविज़न आ गया, सब कुछ हो गया, और हमें पता ही नहीं है कि उसका कैसे उपयोग करना है। बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं था कि इसका उपयोग कैसे करना है। तो क्या करना है, कहीं भी आप अगर अब जनसंख्या को ट्रेन करते हैं, स्किल डेवलपमेंट, अभी बहुत सारे प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चले हैं, लेकिन उस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही है फ़िलहाल। तो ट्रेनिंग है, कौशल विकास, कौशल का जो भी कुशलता आपके हाथ में है, अगर आप उसको डेवलप करके और परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा आपके उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। जैसे देखते हो आज क्या हुआ है, बहुत सारे जो यूट्यूब का टाइम आया है, बहुत सारे लोग जो गृहिणियाँ हैं, दे आर कुकिंग एज वेल। बहुत सारा कुकिंग साइट्स बना के रखी हैं, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल। दे आर नॉट लर्नड बट दे आर स्किल इन देयर कुकिंग। अपने काम में वो निपुण हैं, दक्ष हैं, लोगों को सिखा रही हैं, डिमांड है, एंड दे आर अर्निंग। एंड दे, अगर वो अर्न कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो जीडीपी है या नेशनल इनकम है, उसमें डायरेक्टली उनका हिस्सा हो रहा है, देश प्रगति के रास्ते पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो 3 चीज़ें करनी है इसमें, पीपल एज अ रिसोर्स में। अगर आप एसेट बनाना चाहते हो तो गुड हेल्थ, एडुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक, स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे। अभी बाकी ये पॉवर्टी एज ए चैलेंज है, और जो दूसरा है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। पॉवर्टी एज ए चैलेंज क्या है कि जो हमारी भुखमरी है उस पर बहुत सारा पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया जाएगा, इसके कारण क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, ये सारी। क्योंकि भारत में आज के 2026 की बात करें और अगर भुखमरी है तो ये बहुत अजीब सी विडंबना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम से कनेक्टेड हो जाती है। ये आपके एडुकेशन से भी आ जाता है, या आपके हेल्थ के कारण भी आ जाता है, या आपके अनएम्प्लॉयमेंट के कारण भी आ जाता है, मतलब अगर आप शिक्षित नहीं हैं उसके कारण भी आ जाता है। तो सारी समस्याओं का जड़ जो है इस यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो ये एक चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। बहुत सारा उत्पादन होने के बाद से भी आप देखते हैं हम आयातक से निर्यातक हो गया। हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास 5 साल का अनाज संरक्षित है, हमारे पास पूरा प्लेंटी ऑफ फूड है, बट स्टिल देश के कई राज्यों में ऐसी स्थिति हो जाती है
कि वहाँ लोग आज भी भूखे रह रहे हैं। इसका कारण क्या होता है? इसका बहुत सारा कारण है कि उसका सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, नीडेड लोगों के पास पहुंच पाता है कि नहीं पहुंच पाता है, फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम गवर्नमेंट ने किस तरीके से डेवलप किया है, उसको कैसे चैनलाइज किया जाता है, इसकी कमियां क्या है, करप्शन है, ब्लैक होर्डिंग है, काला बाजारी है, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके थ्रू हम लोग ये चैप्टर करेंगे। और इस चैप्टर में आपको मैं बताऊं 2017-18 में इस चैप्टर से डायरेक्ट सवाल एनसीईआरटी की किसी भी लाइन से उठा के आपके ऐसे का सवाल बन जाएगा। एनसीईआरटी के किसी भी लाइन को पर्टिकुलरली उठा के आपका मेंस का सवाल बन जाएगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा अप्लाइड के संग में उसको ऐड करके और अपना चैप्टर तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अभी हम इस पे और इस पे अच्छे से कल चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद से पालमपुर से हम अपनी शुरुआत करेंगे एक एक टॉपिक करके, और 25 से 30 मिनट का एक एक चैप्टर रहेगा आपका, उससे ज़्यादा समय नहीं लेने का, और बाकी हम लोग फिर आगे करते हैं। बाय बाय बाय।